तो आज के आपके करंट अफेयर्स 3 अगस्त 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है ताइवान के बारे। सो बेसिकली ताइवान के अंदर फिर से टेंशन्स आपकी काफी ज्यादा ग्रो कर रही हैं। उनके ग्रो करने का मेन जो सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आपके अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान गई हुई है। और ये चीज चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो अब मैं आपको चाइना और ताइवान का इशू बताता हूं। बेसिकली चाइना की पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी। अब ये वन चाइना पॉलिसी क्या है और इंडिया का इस पे क्या स्टैंड आता है, वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो हुआ क्या था, थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री दे दूं। देखो ओरिजिनली जो आज मेनलैंड चाइना है, यही वाला आपका चाइना एग्जिस्ट, मतलब इसे एक सिंगल गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। ये चाइना लगा लो आज जो मेनलैंड चाइना है, जिसकी बॉर्डर हमारे साथ भी लगती है। इस चाइना को 1949 तक यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी, जिसे कहते थे रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1949 में क्या हुआ, देखो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, टाइम हो गया था। चाइना के अंदर चाइनीज रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। चाइनीज रेवोल्यूशन में एक तो सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी चाइना के अंदर अलग अलग इलाकों के ऊपर कब्जा करके बैठे थे, उनके खिलाफ था। प्लस क्योंकि कॉलोनियल टाइम वैसे भी खत्म हो रहा था, तो धीरे धीरे सब छोड़ के जा ही रहे थे। प्लस इसकी मेन जो उन सारी कंट्रीज को सपोर्ट करता था उस टाइम तक, आपकी जो उस टाइम की चाइना की गवर्नमेंट थी। ये चाइनीज रेवोल्यूशन कैरी आउट कर रहे थे आपके कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट ग्रुप था, जिनका कहना था कि अगर हमें चाइना को एक अच्छा देश बनाना है तो जितने भी आपके ये अभी लैंडलॉर्ड्स हैं, रूलर्स हैं, इन सबको हटाना पड़ेगा। और कम्युनिज्म की फिलॉसफी ये कहती होती है कि अगर आपके कैपिटलिस्ट जो सारे बिजनेस ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ये लोग हथिया के बैठे हैं, और अगर आपको एक इक्वल सोसाइटी बनानी है तो इन लोगों को हटाना पड़ेगा, और फिर सारी लैंड प्रॉपर्टी हर चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, और गवर्नमेंट सब में सारे रिसोर्सेज बराबर बांटे। ठीक है, इक्वल लेवल पे सारे रिसोर्सेज बांटे, ये मेन चीज का फोकस होना चाहिए। तो यहां पे ये जो कम्युनिस्ट थे, इनके लीडर थे आपके माओ जेडोंग। माओ जेडोंग ने सारे चाइना के रूरल एरियाज घूम घूम के लोगों को अपने साथ जोड़ा, और जगह जगह पे बैटल्स हुई चाइना की गवर्नमेंट के साथ, मतलब जो चाइना की उस टाइम गवर्नमेंट थी। और इन लोगों ने चाइना की गवर्नमेंट को हर जगह, देखो जो चाइनीज गवर्नमेंट उस टाइम पे होती थी, उसके लीडर थे आपके चांग काई शेक। चांग काई शेक की जो सरकार थी, देखो, और इनके जो सारे सोल्जर्स थे, वर्ल्ड वॉर 2 में आपके जापानीज से लड़ लड़के, क्योंकि जापान ने चाइना के ऊपर बहुत बड़े इलाके पे और बहुत बुरी तरीके से कब्जा किया हुआ था, और चाइनीज को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया था। उनसे लड़ते हुए, चाइनीज को हराते हुए अमेरिका इन सब ने सपोर्ट किया था। अमेरिका, सोवियत यूनियन, सबने चाइना को सपोर्ट किया था इस पूरी लड़ाई में जापान के खिलाफ। तो यहाँ पे जापानीज को हराते हराते ऑब्वियसली उनकी सेना ऑलरेडी थकी पड़ी थी। माओ के जितने भी कम्युनिस्ट थे, उन्होंने इसी कारण, और जो जापानी सोल्जर पीछे जब सारा देश छोड़ के भाग गए हैं, जब वो लड़ाइयां हारते रहे, तो वो पीछे जितने वेपन्स छोड़ गए, वो धीरे धीरे इन कम्युनिस्ट के हाथ लग गए। तो इन्होंने वो वेपन्स को यूज कर करके चांग काई शेक की सरकार को ही जगह जगह हराना शुरू कर दिया। लास्ट रिजॉर्ट ये था कि आपके चांग काई शेक ने ये सोचा कि अभी के लिए जो मेनलैंड चाइना है ये हम हार चुके हैं, तो अपनी कुछ बोट्स लेके, मतलब जितनी बोट्स अवेलेबल थी, वो सारी की सारी यहाँ पे बोट्स लेके वो पास वाले आइलैंड पे चले गए। उन्होंने उस आइलैंड को स्टार्टिंग में अपना टेम्पररी बेस बनाया, पर जब लॉन्ग टर्म में लगा कि ये मेनलैंड चाइना अब कंट्रोल में नहीं आने वाला, इसे एक अलग देश बना ले जिसे हम एज अ ताइवान जानते हैं।
और यहाँ पे ये पीछे कम्युनिस्ट ने अपना देश बना लिया था जिसे हम चाइना कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो ताइवान का आइलैंड है वहां की गवर्नमेंट आज भी क्लेम करती है कि ये सारा मेनलैंड हमें बिलोंग करता है, इन्होंने रेवोल्यूशन से छीनना है। ठीक है, कम्युनिस्ट चाइना वाले कहते हैं कि जब मेनलैंड हमारे कंट्रोल में है तो ये आइलैंड भी हमारा पार्ट होना चाहिए। ठीक है, और इनका कोई हक नहीं बनता। दोनों गवर्नमेंट्स अपने आप को चाइना ही कहते हैं। देखो इसे हम चाहे ताइवान कहते हैं पर एज अ कंट्री दोनों अपने आप को, ये जो मेनलैंड चाइना है इसे हम कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो आपकी ताइवान है इसकी गवर्नमेंट को कहते होते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो है ये भी चाइना, ये भी चाइना, क्योंकि ये दोनों क्लेम एक दूसरे के लैंड के ऊपर करते हैं। पर ऑब्वियसली मॉडर्न टाइम में ये जो मेन लैंड है अब ये ज्यादा पावरफुल हो चुका है और लगातार ये खतरा बना रहता है कि ये कभी भी हमला करके इस आइलैंड को छीन लेंगे। ये बहुत बारी चाइना इन प्लान्स को बता भी चुका है कि हम ये करेंगे एक दिन। ठीक है, और इस कारण बार बार थ्रेट लगा रहता है। तो बहुत बारी आपके अमेरिका ने बीच में आके इंटरवीन करके चाइना को रोका है, पर वो 90s की बात थी जब चाइना इतना, खुद मेनलैंड चाइना इतना स्ट्रांग नहीं था। अब जैसे जैसे अमेरिका की पावर कम होती जा रही है और चाइना राइज कर रहा है उतना ही ताइवान को खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ताइवान के ऊपर उतना ही कब्जा होने का डर है। अब ये सारी चीजों के चलते हुए दुनिया में अब, क्योंकि ये मेन जो मेनलैंड चाइना है इसने, इसकी दुनिया में इंपॉर्टेंस ग्रो की, इसने दुनिया के आगे एक पॉलिसी रखी हुई है जिसे कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। कोई भी देश, देखो हर कंट्री ना किसी और देश को रिकॉग्निशन देती है कि तुम उस देश को मानते हो या नहीं मानते। जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल लो, पाकिस्तान इजराइल एज अ देश एग्जिस्ट करता है, उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, तो पाकिस्तान के लिए इजराइल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, वो कहते हैं इजराइल कोई देश नहीं है, चाहे अब इजराइल एग्जिस्टेंस है, सब कुछ है पर पाकिस्तान उसे एग्जिस्टेंस नहीं देना चाहता, मतलब मान्यता नहीं देना चाहता, रिकॉग्निशन नहीं देना चाहता, तो उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो चाइना का सारी दुनिया के लिए ये रुख है, क्योंकि अब पावर भी चाइना की बढ़ती जा रही है कि तुम एक ही चाइना को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, या तो मेनलैंड ये वाला या ये ताइवान को। ठीक है, या इसे कंट्री का दर्जा दोगे या इसे कंट्री का दर्जा दोगे। ऑब्वियसली सारी दुनिया इसके साथ ट्रेड करती है, तो वन चाइना पॉलिसी हम इसे ही मेनली रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ चाइना। ऐसा नहीं है कि इंडिया के ताइवान के साथ रिश्ते नहीं है, ताइवान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो एक लेवल डाउन है। वहां पे होता क्या है कि देखो, जिस कंट्री के साथ तुम पूरे फुल, जिस कंट्री को रिकॉग्नाइज करते हो उसे कहते हो तुमने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लिए, वो हमारे इसी चाइना के साथ है मेनलैंड। ताइवान के साथ हमने सिर्फ काउंसलर रिलेशंस बनाए हैं। काउंसलर रिलेशन का मतलब है तुम एक दूसरे के देश में ना कल्चरल ऑफिसेज या मतलब कोई लोअर एम्बेसी नहीं ओपन करते। ठीक है, क्योंकि हर देश की कैपिटल में दूसरे देश की एम्बेसी होती है, जैसे चाइना की बीजिंग में इंडिया की एम्बेसी होगी, हमारे दिल्ली में चाइना की होगी। इस देश को हम एम्बेसी नहीं खोलने देंगे इन्हें, और ना ही हम वहां पे खोलेंगे। हम यहाँ पे एम्बेसी से एक छोटा ऑफिस होता है उसे कहते हैं काउंसलर ऑफिस, हम वो ओपन कर देते हैं। तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी पूरे नहीं इस्टेब्लिश हुए, बस हम इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये कोई अलग टेरिटरी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हम इसे चाइना का नहीं मानते पर इसे वो भी, चाइना एक ही हम मानते हैं, इंडिया की पॉलिसी वन चाइना पॉलिसी। ये कभी आपको, मतलब पूरी दुनिया इस चीज में वो करती है, तो ये वन चाइना पॉलिसी याद रखना। देखो आपकी इसके अलावा ये चीज भी बता दूं, वन चाइना पॉलिसी शुरू कब हुई थी। ये ओरिजिनली वैसे अमेरिका ने शुरू करवाई थी, अमेरिका अलग साइड पे चला गया तब अलग साइड पे होता था। तब किसी जमाने में अमेरिका इसे प्रमोट करने में लगा हुआ था, मेनलैंड चाइना, जब उन्हें लगता था सोवियत यूनियन को टक्कर देनी है। सो बेसिकली हुआ क्या, जैसे आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, इसमें से 5 परमानेंट मेंबर है, P5। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर है जो इसके लगातार मेंबर रहते हैं,
वो है 5 परमानेंट में यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके और चाइना। 1970s तक, 71 तक एक्चुअली, अगर बिल्कुल प्रिसाइज साल बताऊं, 71 तक जो आपका ताइवान है ना, ताइवान ये परमानेंट सीट ऑक्यूपाई करता था। पर 1971 के बाद जो मेनलैंड चाइना है, उस ये वाले ताइवान को भगा दिया गया, निकाल दिया गया। वो खुद नहीं छोड़ के गए, बाकी सारे यूनाइटेड नेशन से वोट डलवा के उन्हें निकाल दिया गया, और ये मेनलैंड चाइना को ये वाली सीट दे दी गई। ठीक है, तो यहां से शुरू होती है वन चाइना पॉलिसी, कि यहाँ इसे रिकॉग्नाइज करोगे, यहाँ इसे रिकॉग्नाइज करोगे, और ज्यादातर देश इसे ही अब रिकॉग्नाइज करते हैं। अब दुनिया में बहुत ही कम देश बचे हैं जो ताइवान को ओरिजिनल लेजिटिमेट पावर मानते हैं। ठीक है, और वो अपने आप में वो चीज, ठीक है, ये सारा इशू है। क्लियर है? कोई भी डाउट? एक मिनट देना। तो इंडिया के स्टैंड के बारे एक समरी भी आई हुई थी, मतलब ये हिस्ट्री नहीं लिखी हुई इसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताई है, पर बाकी चीजें जैसे कि 1995 में हमने कल्चरल सेंटर्स, ये काउंसलर ऑफिस जो हैं वो ओपन किए थे, ये सब कुछ वो यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पिछले कुछ सालों में जो ताइवान के साथ रिश्ते रहे हैं वो यहाँ पे डिफाइन किए। मैप बेसिस पे बात की जाए, ये रहा आपका ताइवान, ये मेनलैंड चाइना। यहाँ से चांग काई शेक और उनके सारे साथी बोट्स लेके भागे थे। उस टाइम पे कम्युनिस्ट पीछा नहीं कर पाए, जीत रहे थे क्योंकि उनके पास तब नेवी नहीं थी। पर आज चाइना बहुत पावरफुल है अपने आप में, एयरफोर्स, लगातार वो अपने प्लेन्स यहाँ यहाँ घुमाते रहते हैं। ठीक है, ताइवान को बार बार डराते हुए कि अब हमला आया, अब हमला आया, तो इस कारण ये सारी चीज। ठीक है, सेकेंड करंट अफेयर है ई इनवॉइसिंग ऑफ जीएसटीएन। अभी ई इनवॉइसिंग क्या है, देखो आपकी सरकार क्या करने लगी है, पहले मैं आपको करंट अफेयर बता दूं। 1 अक्टूबर से जो भी बिजनेस 10 करोड़ से ज्यादा का, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू करते हैं, उनके लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी कर दी जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है ई इनवॉइसिंग बारे बताऊं। देखो, इनवॉइस का मतलब होता है कोई भी बिल जनरेट करना। पहले बिल बनेगा, कोई भी बिजनेस, मतलब अगर आप किसी बिजनेस से सर्विस लेते हो, कुछ भी लेते हो, वो हमेशा आपको कोई ना कोई इनवॉइस, रिसिप्ट देते हैं ना, वो रिसिप्ट एक तरह से इनवॉइस होता है। वो जो बिल है, इनवॉइस कह लो, बिल कह लो, बिल सिंपल टर्म के लिए यूज कर रहा हूं, ये बिल जिसे दिया वो उसके बाद पेमेंट कर देगा। तो होता क्या है, देखो आपका कोई भी जो प्रोडक्ट बनने होते हैं, कई बार होता क्या है कि हर चीज साथ की साथ, ऐसा नहीं होता कि हर चीज मार्केट में ही बिक रही है। कई चीजें बिजनेसेस आपस में ही बेच खरीद रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपके एक कार कंपनी है, एक कार कंपनी ने टायर्स कहीं से खरीदे होंगे, ग्लास कहीं से खरीदे होंगे, लेदर सीट्स के लिए कपड़ा कहीं से खरीदा होगा, तो अलग अलग जगह से आया होगा ना। अब हर जगह हर कंपनी अपने हिस्से का बिल बना के इस मेन कंपनी को भेजेगी जो कार कंपनी है। अब सरकार, देखो टैक्स की चोरी कैसे हो सकती है, अगर ये इनवॉइस इनडायरेक्टली, मतलब छोटे बिजनेसेस में, बड़े बिजनेसेस में करना ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल हो जाता है, छोटे बिजनेसेस में नहीं तो क्या होता है कि अगर वो बिल जनरेट ही ना करें, ठीक है, या बिल इनफॉर्मली पेपर के अंदर बना के दें, दूसरा बंदा पेपर फाइल ही ना करे, तो सरकार को बीच में टैक्स मिलेगा ही नहीं, जो टैक्स चार्ज हो रहा है। तो अल्टीमेटली अगर इनवॉइस सरकार को पता नहीं चलेगा, तो अल्टीमेटली सरकार टैक्स किसके ऊपर लगाएगी? यही तो सबूत है कि कोई चीज एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को बेची है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग के लिए सरकार ने इनवॉइसिंग, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा जो कंपनीज बिजनेस कर रही हैं, वहां पे जो B2B बिजनेसिंग चल रही है, यानी कि कस्टमर को बेच रहे हैं वो वाला नहीं, बिजनेसेस आपस में जो बिल जनरेट कर रहे हैं, वो सारे के सारे आपके
ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर करने जरूरी है। यानी कि आपके होगा क्या, किसी भी बिजनेस को बिल भेजना है ना, उसे आप उस मतलब इस तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा सा इलेबोरेटेड एग्जांपल बताता हूँ, एक्चुअली कंफ्यूज ना कर दूं मैं उससे ज्यादा। ये गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं। तो ये एक कार कंपनी है, इसने ये 5 जगहों से सामान खरीदा और फाइनली लास्ट में आपके कंज्यूमर को सेल कर दी कार। पर 5 जगहों से कहीं से आपके जो ग्लास हैं, जो विंडो हैं, वो बन के आई हैं, ठीक है। कहीं से लेट्स सपोज इन्होंने पेंट खरीदा था जो गाड़ी के ऊपर किया गया, कहीं पे आपके कोई भी चीज टायर लगा लो और कोई भी और 2 चीजें लगा लो, ठीक है, क्या गाड़ियों के पार्ट सोचे जाने। तो ये अलग अलग जगहों से ये सारी चीजें खरीदी। अब देखो लेट्स सपोज इस विंडो वाले ने सोचा हो कि मैं टैक्स बचा लेता हूं, मैं इस कार कंपनी को कहता हूं कि देखो मुझसे प्रोडक्ट ले लो और मुझसे एक पक्का बिल ना लो, तो मैं जीएसटी नहीं जोड़ूंगा पर मैं भी नहीं शो करूंगा, तो मुझे भी नहीं पे करना पड़ेगा और तुम भी मुझे एक्स्ट्रा पैसे मत देना। पर अगर इस कंपनी, ये कार कंपनी जब आगे अपना कंज्यूमर को सामान बेच रही होगी, होता क्या है, कार कंपनी जीएसटी काम कैसे करता है, देखो जो जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये अल्टीमेटली ना जो फाइनल प्रोडक्ट खरीदता है ना, ये उसके ऊपर लगना चाहिए। ये मतलब सारा सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि जीएसटी फाइनल कंज्यूमर ही पे करेगा, बाकी कंपनीज नहीं पे करती, ये हमेशा कंज्यूमर बर्डन होता है। अब इसके कारण क्या होगा, अगर इस कंपनी ने बाकी कहीं से भी सामान खरीदा है ना, हर बिल के अंदर लेट्स सपोज 18% जीएसटी हर जगह से जुड़ के आ रहा था। सरकार क्या कहती होती है कि अगर तुमने कंज्यूमर को सामान बेच दिया है, इन्होंने भी तो बाद में 18% जीएसटी लगाया होगा, सरकार कहती है जितना तुम्हें ये सामान बनाने में पीछे सामान लगा है, मतलब जो तुमने फाइनली सामान बनाया है, उसे बनाने के लिए पीछे सामान लगा है ना, उसका जीएसटी सरकार ना रिफंड कर देती है इस कंपनी को कि आपको वो पैसा वापस आ जाएगा, क्योंकि आपने बाद में एक जीएसटी लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें काम करती हैं, ये जीएसटी वापस आ जाता है। तो अब यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को कि एक तो जीएसटी क्रेडिट आसानी से हो जाए, दूसरा कोई भी बिल की चोरी ना कर सके, तो हर पर्सन को बोला है कि आपके पास जो भी आपने इनवॉइस जनरेट करना है ना, आपको जीएसटी नेटवर्क जो पोर्टल है जीएसटी का, वहां जाके आपको इनवॉइस जनरेट करना है, और फिर आपने इनवॉइस जनरेट किया, आपने उस कंपनी को भेजा, वो फिर आपकी पेमेंट क्लियर कर देंगे, आपके पास पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो सरकार के पास हर बिल का ट्रैक रहेगा, कहां से कौन सा सामान, तो टैक्स की चोरी करना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, जिन लोगों को ये जीएसटी वापस क्रेडिट चाहिए होता है, वापस लेना होता है, वो अल्टीमेटली इस चीज को वापस क्लेम भी कर पाएंगे। क्लियर है, कोई भी डाउट? Sir, 10 crore the business रेवेन्यू मतलब गुरविंदर जी क्या पूछना चाहते हो? सर 10 करोड़ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ होना चाहिए टर्नओवर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये साल का होता है रेवेन्यू, टर्नओवर, ठीक है। हाँ, मतलब रेवेन्यू टर्नओवर भी कह लो, एक ही बात है। क्लियर है? तो ये सारी चीज अब क्योंकि सरकार का लॉन्ग टर्म में प्लान है, ये सारे सेक्टर, देखो इनवॉइसिंग अभी भी कई सेक्टर्स के लिए कंपलसरी है, पहली बात तो अभी 5 करोड़ तक था। दूसरा, पर अभी प्रॉब्लम क्या थी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इन सबको इनवॉइसिंग करना कंपलसरी नहीं था। अब सरकार क्या करने वाली है, धीरे धीरे सबको कंपलसरी करने वाली है। जो भी 10 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कंपनी 10 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रही है, उन सबको ई इनवॉइसिंग ही करनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, वो खुद मैन्युअली पेपर के ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीज। नेक्स्ट है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। अब ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये गवर्नमेंट की क्या स्कीम है? देखो हम इंडिया के अंदर क्या करना चाहते हैं कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है आपके इलेक्ट्रिसिटी
सोलर एनर्जी से बन रही है, विंड एनर्जी से बन रही है, किसी भी चीज से बन रही है। हम इंडिया में जितनी भी जगहों पे प्लांट है, हम ये सारी ग्रिड्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, और इनके थ्रू हम बाकी जगहों पे जहां पे ग्रीन एनर्जी नहीं भी है ना, हम वहां तक भी एनर्जी पहुंचाना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे जो ट्रांसपोर्टेशन है, देखो बिजली लेट्स सपोज राजस्थान में बन रही है, पर उसे बेचना मतलब उसकी जरूरत जितनी बिजली वहां बन रही है, वहां लोकल कंज्यूम होने के बाद भी सरप्लस बिजली जितनी बच रही है, उसकी जरूरत शायद पंजाब में है तो पंजाब में भेज दी जाएगी, अगर उसकी जरूरत बिहार में है बिहार में भेज दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर सके, उसके लिए जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए केबल्स बिछानी पड़ेंगी हमें, आपके जो खंबे होते हैं बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी के वो लगाने पड़ेंगे। उसके बाद क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की प्रॉब्लम है कि सारा टाइम नहीं बन सकती, जैसे सोलर एनर्जी सिर्फ सुबह सुबह दिन में ही बनेगी, रात को तो नहीं बन सकती, इस कारण हमें स्टोरेज फैसिलिटीज भी बनानी जरूरी है, जहां पे हम ये सारी सारी स्टोर करके रख सके बिजली। तो ऐसा पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार का प्लान है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाए जाए। इसमें जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ये स्टेट्स रिन्यूएबल एनर्जी सरप्लस में बना रही हैं, जितनी इन्हें नहीं चाहिए ना उससे ज्यादा ये बिजली बना रही हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे इनका सरप्लस यहाँ से लेके जितनी इनके पास एक्स्ट्रा है वो बाकी सारी स्टेट्स को सप्लाई कर लेंगे, तो इन स्टेट्स की एक तो कमाई बढ़ जाती है इससे, ठीक है, और दूसरी स्टेट जहां पे कमी पड़ रही है वहां तक बिजली भी पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से हमारा सारा प्लान है। करंट अफेयर जो हमारा आया था वो स्पेसिफिकली लद्दाख को लेके है। लद्दाख के अंदर गवर्नमेंट का प्लान है 10 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने का लद्दाख में। ठीक है, इसके लिए पहले सरकार सोच रही थी प्राइवेट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दें, पर प्रॉब्लम ये थी कि चाइनीज कंपनीज ना पार्टिसिपेट कर जाएं सोलर एनर्जी सेल्स और ये सब को सप्लाई करने के लिए, लोकल सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। इस कारण हमने अपनी खुद की स्टेट जो सरकारी कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसके लिए सरकार ने 22,000 करोड़ अलॉट करने का बोला है कि 900 किलोमीटर की ट्रांजिशन लाइंस बिछाई जाएंगी, बिजली बनेगी लद्दाख में, ठीक है, पांग इलाका जो लेह में पड़ता है वहां पे बनेगी, और कैथल हरियाणा में जाके स्टोर होगी। तो ये सारी जगह के बीच में आपकी तारें बिछाई जाएंगी, और कैथल हरियाणा में 12 गीगावाट्स पर आवर की बैटरी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी भी बनाई जाएगी, ताकि वहां पे बिजली स्टोर भी करके रखी जा सके। ठीक है, तो हरियाणा और दिल्ली यहां तक बिजली पहुंचानी आसान हो जाएगी। क्लियर है, और इसी के बारे में सारी डिटेल्स है। फोर्थ करंट अफेयर इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के बारे है। बेसिकली इंडिया और मालदीव्स अभी उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया की विजिट पे थे, और उसके चलते हमारे 6 पैक्ट साइन हुए हैं, 6 एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जिसमें हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, साइबर सिक्योरिटी, हाउसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीजों में उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। जैसे कि इंडिया 24 नेवी व्हीकल्स गिफ्ट करने वाला है, ताकि मालदीव्स के आसपास उनकी नेवी अच्छे से पेट्रोलिंग कर सके, ताकि जो टेररिज्म का थ्रेट है और जो ड्रग्स स्मगलिंग, इन सारी चीजों की प्रॉब्लम है, उसे इफेक्टिवली वो टैकल कर सके। देखो मालदीव्स इंडिया से बहुत पास में पड़ता है, अगर कभी इंडिया के एक बहुत बड़ा लूप होल पड़ सकता है कि मालदीव से भी तो इंडिया के अंदर मिलिटेंट्स आ सकते हैं। सुनने को लगता है कि कैसे हो सकता है, पर जो जब आपकी इस्लामिक स्टेट बनी थी ना, जो इस्लामिक स्टेट अगर आपको पता हो काफी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, उसमें आपके अगर एक सिंगल कंट्री की परसेंटेज से देखा जाए ना, सबसे ज्यादा मिलिटेंट्स किन्होंने ज्वाइन किया था, फॉरेन मिलिटेंट्स, मालदीव नंबर 1 था हमारे एशिया के अंदर से। तो एशिया से बहुत सारे लोग इस्लामिक स्टेट की फिलॉसफी को मानते हुए वहां चले गए थे। तो ये सारी चीजों के प्रॉब्लम जो है, वो सारी चीजें टैकल करने के लिए इंडिया उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करना चाहता है। हम उनके पुलिस स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं उनके 61 आइलैंड्स के ऊपर,
छोटे छोटे आइलैंड है मालदीव्स के, तो वहां पे ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से फिफ्थ करंट अफेयर है सूफिज्म के बारे। सूफी वर्ड का मतलब अपने आप में वूल होता है, सूफ से वर्ड आया, ये सूफ का मतलब होता है वूल, अरेबिक वर्ड सूफ से। सो बेसिकली क्योंकि उस जमाने में जो सूफी सेंट होते थे वो वूल के कपड़े पहनते थे, गारमेंट्स पहनते थे, तो उन्हीं से उस चीज का नाम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ, ये बेसिकली जो सारा सूफिज्म है ये आज के इराक से शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये इंडिया में फैला। तो ये इंडिया के अंदर से सूफिज्म नहीं शुरू हुआ, ये बाहर से आया। ये इस्लाम की अपने में रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, ठीक है। इस्लाम को रिफॉर्म करने के लिए और उसे अपने बाकी सारी चीजों से थोड़ा सा लिबरल बनाने के लिए, उसके प्रिंसिपल से थोड़ा लिबरल बनाने के लिए, जैसे म्यूजिक, डांस, ये सारी चीजें सूफिज्म का पार्ट बन जाता है, पर कट्टर इस्लाम का पार्ट नहीं बनता ये। तो इस कारण आपके रिफॉर्म्स के लिए मूवमेंट शुरू हुई थी सूफिज्म, ठीक है। जो सूफी सेंट्स हैं इन्होंने इंडिया आके भी अपनी प्रीचिंग की। देखो इनकी प्रीचिंग्स में कुछ चीजें कॉमन है भक्ति मूवमेंट से, जैसे वन गॉड, सिर्फ दुनिया में एक ही भगवान है, उस चीज में ये विश्वास करते हैं कि एक सिंगल गॉड ऑल माइटी के ऊपर ही हमने हमेशा काउंट करना है और उसे ही हमने प्रे करना है, ठीक है। उसके बाद ये मेडिटेशन, ब्रेथ कंट्रोल, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करते थे कि भगवान की भक्ति में लीन होके मेडिटेशन करो, उसकी भक्ति में सिंग और डांस करो, ठीक है। ऐसी चीजें ये कॉमन है। इसके अलावा सूफिज्म में एक चीज जो अलग है भक्ति मूवमेंट से, भक्ति मूवमेंट इंडिया की अपनी थी, वो ये है कि अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है और ये सारी चीजें सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले अपना कोई ना कोई पीर या गुरु चुनना पड़ेगा। तुम कभी भी डायरेक्टली मोक्ष की तरफ नहीं जा सकते, सबसे पहले तुम्हें अपना पीर या गुरु चुनना पड़ेगा, पीर या गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा, फिर ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अगर तुम्हें तुम्हारा पीर या गुरु नहीं मिला तो तुम्हें मोक्ष भी, शांति भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये इस चीज के ऊपर काउंट करता था। अब ये जो पीर या गुरु की जो फिलॉसफी है, इसके चलते हुए एक और चीज भी आपके सूफिज्म के अंदर, इंडिया के अंदर बन गई थी, वो थे आपके सिलसिला। अब ये सिलसिला क्या होता है, जैसे एक कोई सूफी सेंट है, उसके बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। ये अलग अलग लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हैं। जब इस सूफी सेंट की डेथ होने वाली होती थी उससे पहले वो अपने एक कोई स्टूडेंट जो उन्हें सबसे कैपेबल लगता था वो उन्हें चुन देते थे कि मेरे बाद मेरी टीचिंग्स तुम आगे बढ़ाओगे। फिर इनके आगे स्टूडेंट्स होंगे, इन्हें जो कैपेबल सबसे लगेगा वो कहेंगे मेरे बाद तुमने टीचिंग आगे बढ़ानी है। तो एक तरह से एक चेन शुरू हो गई है ना सेम टीचिंग वालों की। तो इन लोगों को कहते थे कि इनका अपना खुद का सिलसिला चल पड़ा है, सिलसिला वर्ड यहां से आया है, ठीक है। जब जो एक सूफी सेंट्स का एक पूरी चेन बन जाती थी, ठीक है, इसे सिलसिला कहते थे, जो सेम टीचिंग या प्रीचिंग करते थे। आपने कई इनमें सुने भी होंगे, यहाँ पे मैंने नोट्स में पूरी डिटेलिंग में लिख दिया है। जैसे कि आपने मोस्ट कॉमनली चिश्तीज के बारे में सुना होगा, शेख अब्दुल चिश्ती ने इसे शुरू किया था, पर बाकी जो इनमें सबसे पॉपुलर थे मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा जी जिन्हें उस नाम से रेफर किया जाता है, वो सारे इनके फॉलोअर्स थे। तो यहाँ पे कुछ पॉपुलर सिलसिलाओं के बारे में लिख दिया गया इंडिया के अंदर, आपने वो सारे के सारे रीड करने हैं। अब इसके बाद कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के बारे। तो कल आपकी लोकसभा ने बिल पास किया, आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसे मॉडिफाई किया है और आपकी साइट्स की कन्वेंशन इंप्लीमेंट करने के लिए चेंजेस और ज्यादा किए गए हैं, ठीक है। इंडिया पहले भी इस कन्वेंशन का हिस्सा था, इस कन्वेंशन को पहले मानता था, हमने अपना एक्ट और ज्यादा अलाइन कर दिया इसकी तरफ, ताकि जैसे अब कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है ना, देखो कई कंट्रीज ना हमारे एक्सपोर्ट्स इसलिए रिजेक्ट कर देती थी कि कहीं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी जानवर को, एंडेंजर्ड जानवर को मारा तो नहीं गया या हर्ट तो नहीं किया गया। तो हम साथ में अब सर्टिफिकेट जारी किया करेंगे कि
इस प्रोडक्ट को बनाते हुए कोई भी जानवर वो हर्ट नहीं हुआ है, वो सब कुछ ऐसी चीजें यूरोप और वो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो नहीं तो सामान वापस भेज देती थी। तो इस कारण ये चेंजेस करने जरूरी थे। ये जो कन्वेंशन है ये बनाई गई है ऐसे फौना यानी कि आपके प्लांट्स ट्रीज उनके लिए, और सॉरी फ्लोरा और फौना का मतलब एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो आपके खतरे में है, एंडेंजर्ड हैं। और खतरा किस चीज से है? ट्रेड से। देखो जिन प्लांट्स और एनिमल्स का दुनिया में ट्रेड बहुत ज्यादा होता है ना, होता क्या है ट्रेड के टाइम ना, अगर एक जानवर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा होता है, मतलब अगर तुम उसे स्मगल कर रहे हो या ट्रेड भेज रहे हो उसे, कई बारी वो ट्रैवलिंग के अंदर ही मर जाते हैं। तो ऐसे जानवरों का जितना तुम ट्रेड करोगे ना, ज्यादातर टेंडेंसीज होती है कि ड्यूरिंग ट्रैवल वो मर जाएंगे अगर उनकी प्रॉपर केयर नहीं की गई। जैसे कि अभी ना कुछ टाइम पहले आपके वो चीज अखबार में थी, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। इंडिया के अंदर एशिया गेम्स करवाई गई थी 70s में मेरे ख्याल से, न्यू दिल्ली गेम्स हुई थी, मुझे एग्जैक्ट साल नहीं याद। उसका जो मेन हमने मैस्कॉट बनाया था वो एलिफेंट को बनाया था। और उस टाइम पे हमने ना सारी गेम्स की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसके लिए बहुत सारे हाथी अरेंज किए थे। और उसकी सारी इनॉग्रेशन सेरेमनी पे हाथियों की मार्च वो सब कुछ करवाया था। वो जितने हाथी थे ना वो सारे केरला कर्नाटका उस साइड से लाए गए थे। अब उन्हें लाने के लिए दिल्ली फंक्शन करना था, और वहां से जो टेम्पल्स हैं और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि ज्यादातर एलिफेंट उस साइड पे मिलते हैं, तो वहां से ट्रांसपोर्ट करके लाने थे। तो ऐसा नहीं था कि हाथियों को बस ट्रेन पे चढ़ाया और शुरू कर दी जर्नी। साथ में आपके साइंटिस्ट, आपके फॉरेस्ट गार्ड्स और बहुत सारे केयर टेकर्स, ऑलमोस्ट 100-150 लोगों की टीम बनाई गई थी अराउंड आपके 15-18 हाथी लाने के लिए। क्योंकि उनकी अगर केयर नहीं करोगे उन्होंने जर्नी में मर जाना था। तो इस कारण उनकी डाइट से लेके उन्हें टाइम टाइम पे हर चीज चेक करना वो सब कुछ इनके थ्रू किया गया था। ठीक है, तो ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे जानवर मर सकते होते हैं। तो 1963 में ये कन्वेंशन बनाई गई जिसमें कोई भी जानवर जो हद से ज्यादा खतरे में होगा ना उसका ट्रेड बैन भी किया जा सकता है, या अगर किसी एक कंट्री में वो खतरे में है वो कंट्री रिक्वेस्ट करके उसका ट्रेड रिस्ट्रिक्ट करवा सकती है कि प्लीज अगर हमारी कंट्री से एक कंसाइनमेंट आती है इस जानवर की उसे वापस भेज दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसलिए यहाँ पे बनी। क्लियर है? और ये थी आपकी आज के करंट अफेयर्स।